competition. I have completed up to predation. Have you read? Amisha, what is given in predation? Speak loudly. खड़े होकर. One species is positively affected and the other is getting negatively affected. One will get benefit and the other will be harm. कैसे? कैसे? तुम बताओ. Tiger and deer example. बस टाइगर एंड डियर है पूरे इतने बड़े पेज के अंदर. गुरप्रीत. Eclipse, cactus, Iconia, disaster, starfish. अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप ये करेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे इसका आंसर. मैथड का ये प्रिडेशन. Predator and prey are related the same ways. The predator maintains the number of prey so that inter-competition between the species reduces and prey didn't become extinct. As an example of starfish Phaeaster, when they were removed from the area, almost 10 species became extinct. 10 स्पीशीज किसकी थी? But invertebrates. Some more examples like prickly pear cactus are given. That was spreading in hectares and they were their number was reduced when that particular space was converted into agricultural land. पढ़ के आओ. ठीक है, पढ़ के आइए. अगर स्कूल आ रहे हैं तो देखो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर हूँ कंपटीशन. तो डार्विन हैज इंट्रोड्यूस्ड द टर्म स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस. तो कहते हैं कि अनदर टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज नोन एज कंपटीशन. व्हाट डार्विन सेड, डार्विन ये कहता है कि नेचर इज अ डायनेमिक एंटाइटी. ठीक है, नेचर जो है वो हमेशा कैसा जो है शो करता है, डायनेमिक एंटाइटी की तरह है. कभी भी उसमें चेंजेस जो है वो होती रहती हैं. ठीक है, स्टैटिक नहीं होती, हमेशा जो है उसमें अलग अलग तरह की चेंजेस होती रहती हैं. तो व्हाट डार्विन सेड कि द स्पीशीज व्हिच आर फाउंड इन द हैबिटेट. ठीक है, जो भी स्पीशीज हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट है वो स्पीशीज क्या करती हैं, नेचर में सर्वाइव करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. तो एवरी स्पीशीज मस्ट हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस. And that species which is fit according to the nature, that species only survive. और जो species जो है inferior species है, जो competition जो है उसमें succeed नहीं कर पाती है, वो species धीरे धीरे क्या हो जाती है, extinct हो जाती है और उसका नंबर जो है वो decrease हो जाता है. ओके बेटे, तो here he has introduced the term inter-specific competition. उसने generally जो competition word है उसमें उसने inter-specific competition की बात की है. मतलब स्पीशीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है. और एक चीज और उसने ये बताई है कि वो स्पीशीज जिनके बीच में कंपटीशन होता है वो जनरली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है. ठीक है, दो स्पीशीज दे आर द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जिनमें जनरली क्या देखा जाता है, कंपटीशन देखा जाता है. पर वो कहते हैं कि हमेशा दिस सिचुएशन इज नॉट ट्रू. ठीक है, समटाइम्स द टू स्पीशीज व्हिच आर नॉट वेरी मच क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, they are also participating in the same type of competition. तो उसमें मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं अमेरिकन लेक्स की, तो अमेरिकन लेक्स में विजिट करने वाले जो कॉमन बर्ड्स हैं जिनको फ्लैमिंगोज के नेम से जाना जाता है, दे compete for their food with the resident fishes that are generally found in those lakes. And what is the common food for both of them? Zooplanktons. ठीक है, दोनों का कॉमन फूड जो है वो ज़ूप्लैंक्टन्स हैं. तो कहते हैं कि दोनों स्पीशीज जो है एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है. वन इज बर्ड्स एंड अदर इज फिशेस, पर उनका फूड जो है वो सेम है, इसलिए वो आपस में क्या करती हैं, कम्पीट करती हैं. उसके बाद देखिए सेकंड थिंग दैट इज डिस्कस हियर इज कि रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटेड.
फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर। ठीक है, अभी तक सिर्फ ये हम जानते हैं अप टू 10th क्लास तक कि कंपटीशन तभी होगा व्हेन रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो स्पीशीज क्या करेंगी, कंपीट करेंगी। तो कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस में कंपटीशन तब भी देखा जाता है जब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस केस में कहते हैं कि जो कंपटीशन है वो किस तरह का कंपटीशन हो सकता है, इट इज अ काइंड ऑफ ए इंटरफेरेंस कंपटीशन। हो सकता है कि दो स्पीशीज जो है उसमें से एक स्पीशीज जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो दूसरे स्पीशीज के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो देखो उसने ये बताया आपको कि कई बार फूड और स्पेस जो है वो भी अबंडेंस में प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात अगर हम करें तो कहते हैं कि इस तरह का भी कुछ नहीं है कि एक स्पीशीज जो है उसको कुछ नहीं मिल रहा है दूसरी स्पीशीज जो है, ठीक है, दूसरे की प्रेजेंस की वजह से क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो पूरे हैं पर फिर भी कंपटीशन देखा जाता है। और एक स्पीशीज जो है उस कंपटीशन में सुपीरियर स्पीशीज मानी जाती है एंड दूसरी जो है वो इंफीरियर है, क्योंकि एक की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, उसमें देखो उसने एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, द गैलापागोस आइलैंड्स, tortoises are there, ठीक है, abundant tortoises are there and these abundant tortoises they become extinct within a decade when the goats they were introduced in that island because the browsing efficiency of goats is more as compared to the tortoises। ठीक है, tortoises जो थे वो slowly जो है वो क्या करते थे, ग्रेस करते थे, जबकि गोट्स जो थी वो जल्दी चल लेती थी। तो उसकी वजह से वो कहता है कि गोट्स जो थी उनके वहां पे आइलैंड के अंदर आने की वजह से टॉर्टोइस की जो स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट होने लगे। ओके बेटे, अनदर थिंग, अनदर एविडेंस वाज फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो उसमें देखो उसने क्या बताया है, द स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी एरिया के अंदर वो कहते हैं कि दो स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक, और उसमें से एक स्पीशीज जो है वो ज्यादा पावरफुल है दूसरे स्पीशीज के कंपैरिजन में, तो मान लीजिए किसी रीजन की वजह से वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो ज्यादा पावरफुल है, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है, वो वहां से हट जाती है। ठीक है, अब उस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज की वजह से ही जो इंफीरियर स्पीशीज थी वो क्या नहीं कर पा रही थी, ग्रोथ नहीं कर पा रही थी या प्रोलाइफरेट नहीं हो पा रही थी। अगर वो किसी वजह से वहां से चले जाती है तो ये ऑब्वियस है कि इंफीरियर स्पीशीज जो है उसका नंबर क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कहता है कि कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें देखो उसने एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल आपने पेपर में लिखने हैं जब आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, the Connell's Elignate field experiment show that on the rocky coast of the Scotland, the larger and the comparatively superior barnacle Valenus dominates the intertidal zones। जी बेटे, पर उसके बाद वो कहते हैं कि जब उसको वहां से हटा दिया गया, Valenus जो था उसको जब वहां से हटा दिया गया तो वहां उस जोन के अंदर पाए जाने वाले जो नॉर्मल बार्नाकल्स थे, ठीक है, जो उस बिग बार्नाकल की वजह से जो है ज्यादा उनकी स्पीशीज इंक्रीज नहीं हो रही थी, वो उस एरिया के अंदर क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। उसके बाद देखिए herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores। ठीक है, उसके बाद एक और चीज इंट्रोड्यूस की हुई है उसने, Gauss competitive expulsion principle। क्या कहता है, the two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, ठीक, and the competitively inferior one will be eliminated eventually। ठीक है, एग्री करते हैं इस केस से। गाउस साइंटिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि जब भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो हमेशा वो स्पीशीज जो कि सुपीरियर स्पीशीज है वो क्या करती है, उस कंपटीशन में सक्सीड कर जाती है और उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, इंफीरियर स्पीशीज पे पड़ता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लंबे टाइम तक जो सुपीरियर और इंफीरियर स्पीशीज है वो एक साथ बनी रहेगी। एक टाइम पीरियड के बाद जो इंफीरियर स्पीशीज है उसका नंबर जो है वो कम होना ही है और इवेंचुअली उसने वहां से एलिमिनेट कर ही जाना है। ओके बेटे, ये तो कौन कहते हैं, गाउस कहते हैं। पर इसको तो कहते हैं कि नीचे चैलेंज किया गया है। नेचर में हमारे पास ऐसे एग्जांपल है जहां पे कि स्पीशीज जो है वो क्या करती है, कंपटीशन को अवॉइड कर देती है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या किया, कंपटीशन तो है स्पीशीज के बीच में, पर वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरह का एग्रीमेंट कर लिया आपस में। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो उनका प्लान है उसको चेंज कर लेते हैं। कुछ स्पीशीज जो है वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम डे टाइम के दौरान जाएंगे, ठीक है। कुछ स्पीशीज जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है नाइट टाइम के दौरान चले जाएंगे। कुछ जो है वो बीच में चले जाती है नून वाले टाइम पे। तो उसमें उसने बताया हुआ है एक एग्जाम्पल। और इस पूरे फिनोमिना को हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सकल्शन। तो गाउस एक्सकल्शन प्रिंसिपल तो यही कहता है कि हमेशा एक स्पीशीज इंफीरियर स्पीशीज जो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। पर कई बार वो कहते हैं कि स्पीशीज जो है वो क्या करती है, एक तरह का एग्रीमेंट कर लेती है जिसको हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। और रिसोर्स पार्टीशनिंग में सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट करने वाली जो स्पीशीज है वो अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटीज जो है उसका टाइम जो है उसको क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, ठीक है। तो जब भी उन्होंने रोमिंग के लिए जाना है या फिर उन्होंने क्या करना है, फीडिंग का उनका जो टाइम है उसको वो चेंज कर लेंगी। तो उसमें उसने बताया हुआ है देयर वाज अ साइंटिस्ट मैकर्थर, और मैकर्थर जो थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो थी बारबल्स की कहां पे रहती थी, सेम ट्री के ऊपर रहती थी, पर किसी भी तरह का कोई कंपटीशन जो उनके बीच में नहीं था, ठीक है। कारण क्या था कि पांचों की पांचों जो बारबल्स की स्पीशीज थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी उनकी एक्टिविटीज है, चाहे फीडिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड है या फॉरेजिंग है, जो भी है उसमें वो क्या कर लेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस लाएंगे। तो बिहेवियरल डिफरेंसेस की वजह से लंबे समय तक पांचों स्पीशीज जो है वो एक साथ बनी रही, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हाट इज गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सकल्शन प्रिंसिपल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो जब तुम्हें रिसोर्स पार्टीशनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तब तुमने किसके बारे में लिखना है, बारबल्स वाला एग्जांपल देना है। और कॉम्पिटिटिव एक्सकल्शन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपने यही बताना है कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होंगे। तब डार्विन क्या नाम है, गाउस जो है वो कहते हैं कि हमेशा इंफीरियर स्पीशीज जो है वो कंपटीशन में सक्सीड नहीं कर पाती है, इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाती है कंपटीशन से। और रिसोर्स पार्टीशनिंग उसके अपोजिट है, वो ये कहता है कि हमेशा एक्सकल्शन नहीं होता, कई बार स्पीशीज डिसाइड कर लेती है कि उन्होंने क्या करना है, को एग्जिस्टेंस करना है, और उस केस में वो अपनी फीडिंग एंड फॉरेजिंग एक्टिविटीज जो है उसमें नेसेसरी चेंजेस करती है और अपना को एग्जिस्टेंस जो है उसको बनाए रखती है। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? उसमें बेटा ये बताया हुआ है कि जो हर्बीवोर्स है, ठीक है, हर्बीवोर्स जो है उनका नंबर जो है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स जो है वो मोर है, ठीक। और हर्बीवोर्स जो है उन्होंने किसके ऊपर फीड करना है, प्लांट्स के ऊपर फीड करना है। प्लांट्स जो है वो अपने हैबिटेट के अंदर स्टेशनरी है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स के कंपटीशन की, तो हर्बीवोर्स जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। और कार्निवोर्स जो है वो कुछ केसेस में अगर वो सक्सीड कर गए, रन करके कहीं छिप गए, तो इसका मतलब उस केस में वो अपने आप को क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। और अगर वो कहते हैं कि कंपटीशन देखा जाए किसके बीच में, प्लांट और हर्बीवोर्स के बीच में, तो ये इंटेंस कंपटीशन होगा क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपने हैबिटेट से रन नहीं कर सकते और हर्बीवोर्स जो है वो हमेशा उनको हार्म पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, ये ऐसा। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? आगे देखिए पैरासिटिज्म के बारे में बता रहे हैं आपको। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इन पैरासिटिक मोड ऑफ इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म ऑलवेज एक्ट एज अ पैरासाइट एंड अनदर ऑर्गेनिज्म इज द होस्ट। ओके बेटे, तो कहते हैं कि पैरासाइट जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होता है। क्यों टेंशन फ्री है? क्योंकि वो कहते हैं कि उसको जो है वो सारी जो भी थिंग्स रिक्वायर्ड है उसको किससे मिलती है, होस्ट ऑर्गेनिज्म से मिलती है। तो यहाँ पे देखो उसने एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। तो इसीलिए कहते हैं कि पैरासिटिज्म जो है उसमें मोस्टली अगर हम बात करें तो पैरासाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना एक होस्ट जो है ना वो चुना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ओके बेटे, तो होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को-इवॉल्व and if the host evolve a special mechanism for rejecting and resisting the parasite, तो पैरासाइट भी क्या करता है, नेसेसरी मैकेनिज्म अपने अंदर ले आता है जिससे कि वो जो भी नेसेसरी चेंजेस हुई हैं होस्ट की बॉडी में उसके अकॉर्डिंग वो भी अपने अंदर, ठीक है, चेंजेस ले आए। ओके स्टूडेंट, फिर देखो कहते हैं कि पैरासाइट जो है उसके अंदर कौन से स्पेशल एडेप्टिव फीचर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो पैरासाइट जो है उसमें फर्स्ट है कि अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स उसके अंदर नहीं होते, ठीक है। तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, फिर देखो प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स टू क्लिंग टू द होस्ट, क्योंकि उसने होस्ट की बॉडी के साथ अपने आप को अटैच करना है तो उसमें एडहेसिव तो होंगे ही, ठीक है, सक्कर्स भी प्रेजेंट होंगे
क्योंकि होस्ट की बॉडी में से उन्होंने क्या करना है, न्यूट्रिशन एज वेल एज ब्लड जो है वो सब करना है। ओके, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप होगा। बताइए क्यों? क्योंकि उसको सारा कुछ फ्रीली अवेलेबल है, उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली उसमें से ले लेना। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन का रेट उसका हाई होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो रिप्रोड्यूस करेगा अपने और जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, उतना ही ज्यादा वो डोमिनेट कर पाएगा किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे फीचर आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर कहते हैं कि पैरासाइट जो है उसमें ये जरूरी नहीं होता कि उसका हमेशा एक ही होस्ट होगा। ठीक है, कई बार कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो एक से ज्यादा होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मालूम ही है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट का एग्जांपल आपको मालूम है, प्लाज्मोडियम का। तो उसी तरीके से उसमें मॉस्किटो और ह्यूमन दो तरह के उसके होस्ट होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो उसने आपको बताया हुआ है लीवर फ्लूक के बारे में। ठीक है, लीवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, वन इज स्नेल एंड अदर इज फिश टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। आइए नेक्स्ट पेज पे, मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स दे हार्म द होस्ट। ठीक है, ज्यादातर पैरासाइट जो है वो हमेशा होस्ट जो है उसको हार्म पहुंचाते हैं, और कहते हैं कि इतना हार्म पहुंचाते हैं जिसकी वजह से होस्ट का सर्वाइवल जो है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है, ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट जो है वो भी उसका जो है यहाँ पर अफेक्टेड होता है, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है होस्ट की वो कम होने लग जाती है। पर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप उसकी बात करते हैं पैरासाइट की, तो पैरासाइट जो है वो होस्ट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो कहते हैं कि होस्ट जो है उसको नुकसान तो पहुंचाएगा, पर इस हद तक उसने नुकसान नहीं पहुंचाना है जिसकी वजह से क्या हो, होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो जाए। क्योंकि कुछ जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट पे 100% डिपेंडेंट है, तो देयर स्पीशीज दे आल्सो गेट एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक लास्ट लाइन देखो उसने क्या लिखी है कि होस्ट जो है उसको फिजिकली वीक बना देता है पैरासाइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर होस्ट फिजिकली वीक हो जाता है तो फिर इस तरह का जो फिजिकली वीक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दूसरे जो प्रेडेटर्स है उनकी भी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाता उसको अच्छे से। फिर पैरासाइट की कैटेगरीज बताई हुई है। पैरासाइट जो है whether they attach themselves on the body of the host, external surface of the host, अगर वो external surface के साथ अटैच करते हैं तो फिर वो कौन है, एक्टोपैरासाइट है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है टिक्स ऑन डॉग्स। ठीक है, डॉग्स की बॉडी के साथ टिक्स चिपके हुए होते हैं, एंड ह्यूमंस में लाइस होती हैं। ओके बेटे, उसी तरह से कहते हैं कि कुछ जो है वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और होस्ट की बॉडी में एंटर करने के बाद होस्ट की बॉडी में से, ठीक है, जो है मील लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ब्लड की फॉर्म में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए एंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट। तो होस्ट के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो वो लीवर भी हो सकता है, वो किडनी हो सकती है, ठीक है, लंग्स हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हो सकते हैं। तो हर एक जो ऑर्गन है उसका बॉडी का, उसके अंदर अलग अलग तरह का क्या प्रेजेंट है, मीडियम प्रेजेंट है, पीएच प्रेजेंट है। तो देखो होस्ट जो होता है उसके अंदर कैसी कंडीशंस होंगी। जो पैरासाइट एंडोपैरासाइट है वो हमेशा उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या बना लेता है, अडेप्टेड बना लेता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पैरासाइट ने स्टमक के अंदर जाना है तो वो पैरासाइट जो है वो नोन है उसको कि स्टमक के अंदर उसको कैसा मीडियम मिलने वाला है, एसिडिक मिलने वाला है। जी बेटे, पैंक्रियास में जाना है या फिर किसी दूसरे ऑर्गन में जाना है जहाँ पे अल्कलाइन मीडियम है, तो वो अल्कलाइन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ कर सकता है। तो ये सारी चीजें बताई हुई हैं। उसके बाद बस मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। ठीक है, कोयल और वो वाला एग्जांपल दिया था आपको, क्रो वाला। तो उसमें उसने बताया हुआ है कि एक बर्ड जो है वो क्या करता है, नेस्ट बनाता रहता है, एंड दूसरा बर्ड जो है उसके अंदर एग्स जो है वो ले कर देता है, और बाद में कलर में सिमिलैरिटी होने की वजह से जो है इस तरह से, ठीक है, तो अब तो उनका जो नरिशमेंट है प्लस उसका जो भी इनकी नेसेसिटीज है उसको एक बर्ड जो है फुलफिल करता है, और उसके बाद दूसरा बर्ड जो है जब बेबी बर्ड्स तैयार हो जाते हैं तो उसको लेके चला जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये सारा जब भी हमें इंट्रोडक्शन पूछी जाती है ये सारे एग्जांपल हमें लिखने हैं उसमें। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक एक चीज एक्सप्लेन की है, जब आपसे पूछा जाता है आपने वो लिखना है। क्लियर बेटे, कमेंसलिज्म के बारे में बताया हुआ है आगे उसने। तो कमेंसलिज्म जो है उसका कॉमन एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है, ऑर्किड दैट इज ग्रोइंग ऑन द मैंगो ब्रांच।
ठीक है। मैंगो का ट्री काफी बड़ा होता है, और मैंगो के ट्री को कई बार आप यहाँ से देखेंगे तो उसके ऊपर आपको एक छोटा सा प्लांट जो है ऑर्किड का वो यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आता है। उसी तरह से अगर वेल्स जो है उनकी बॉडी को आप देखेंगे तो वेल्स की बॉडी के ऊपर आपको बार्नाकल्स की ग्रोथ नजर आती है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। कमेंसलिज्म है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसके अंदर, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके साथ में रहने से क्या हो जाता है? बेनिफिटेड हो जाता है। तो कॉमन एग्जांपल इज, ठीक है, birds that are known as aircats, and they generally walk along with the grazing cattle, and how they get benefited वो भी आपको मालूम है कि when the cattle, grazing cattle से move in grasses, then some insects they comes out by their feet movements, and these birds they generally feed on them. Okay student, another is the sea anemone का एग्जांपल आप लेंगे। sea anemone, ठीक है, उसके जो स्टिंगिंग टेंटाकल्स होते हैं उसमें एक छोटी सी फिश रहती है, दैट फिश इज नोन एज क्लाउन फिश। तो क्लाउन फिश जो है वो इतनी स्मॉल साइज की फिश है कि वो सी एनीमोन जो है उसके बीच में जाके उसके पास जो है उसके टेंटाकल्स के बीच में रहती है। तो सी एनीमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर क्लाउन फिश जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है अपने प्रेडेटर से, क्योंकि सी एनीमोन के टेंटाकल्स की वजह से प्रेडेटर्स जो है उस तक नहीं पहुंच पाते। ओके बेटे, तो ये सारे एग्जाम्पल दे देने हैं। म्यूचुअलिज्म पे आ गए हम। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? तो म्यूचुअलिज्म इसने ये बताया है कि टू ऑर्गेनिजम्स दे आर म्यूचुअली रिलेटेड विद ईच अदर, दे लिव टुगेदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि फंगस और एल्गी जो है वो एक म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइगन्स कहते हैं। ओके बेटे, तो दोनों जो है एक दूसरे से बेनिफिटेड रहते हैं। तो उसमें देखो एल्गल पार्टनर जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फंगल पार्टनर जो है उसके लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करके उसको देता है। And another type of the mutual association is found in the form of mycorrhizal association. What is mycorrhiza? Mycorrhiza is the association of the fungi with the roots of the higher plants. ठीक है, हायर प्लांट्स की रूट्स में आपको फंगल ग्रोथ जो है नजर आती है, एक्टोमाइकोरिजा की फॉर्म में या एंडोमाइकोरिजा की फॉर्म में। कौन से, हाँ जी, कौन से डिवीजन के अंदर माइकोरिजल एसोसिएशन हमें नजर आएंगे? जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में, इसमें पाइनस और साइकस आपने किसमें पढ़ा है? ठीक है, पाइनस और साइकस के अंदर हमें माइकोरिजल एसोसिएशन जो है वो नजर आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने आपको ये बताया हुआ है कि अगर हम प्लांट्स की और उनके पॉलिनेटर्स की बात करें, ठीक है, प्लांट्स और उनके जो पॉलिनेटर्स हैं वो भी एक दूसरे से म्यूचुअली एसोसिएटेड है, क्योंकि पॉलिनेटर्स में चाहे बीज है, बम्बल बीज है, फ्लाइज है, जो भी है वो क्या करती हैं? प्लांट्स जो है उनको एक तरीके से उनकी हेल्प कर रही है उनको पॉलिनेट करने से, और पोलन ग्रेन्स जो उनको लेके जाती हैं। तो कहते हैं कि प्लांट्स जो है अगर उनके लिए वो पोलन ग्रेन्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, तो फिर प्लांट्स जो है वो उनको क्या देते हैं? रिवार्ड्स देते हैं। ठीक है, तो ये रिवार्ड्स जो है वो किस फॉर्म में वो ऑफर करते हैं, वो पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, इधर इन द फॉर्म ऑफ पोलन और इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। और वो भी आपको बताया था कि अगर उनमें से कुछ पोलन चीटास होते हैं तो उनके साथ प्लांट जो है वो कैसे जो है रिएक्ट करता है, तो वो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, नेक्स्ट टाइम जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें देखो एक चीज उसने बताई है कि समटाइम्स को-एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिनके अंदर पॉलिनेट करने वाले इंसेक्ट जो है वो स्पेसिफिक है, सिर्फ वही उनके अंदर क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। तो उसमें उसने आपको बताया हुआ एक एग्जांपल फिग ट्रीज के बारे में, अंजीर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसमें उसने आपको बताया हुआ स्पीशीज ऑफ वैस्प और जो फिग ट्री है उनका आपस में एसोसिएशन है दोनों का। तो फिग स्पीशीज जो है दे कैन पॉलिनेटेड बाय देयर पार्टनर वैस्प स्पीशीज ओनली। ठीक है, नो अदर स्पीशीज कैन पॉलिनेट दीज ट्रीज। तो देखो दोनों में कैसे एक दूसरे से एसोसिएटेड है वो, तो आपको बताया था कि उसकी जो फ्रूट होता है, ठीक है, उसके अंदर फ्रूट जो है उसके अंदर जो फीमेल वैस्प होती है वो क्या करती है? अपने एग्स देती है, और उसकी जो फ्रूट जो है उसमें उसको इजीली जो है वो साइड में जाती है जहां पे वो क्या दे सकती है? अपने एग्स दे सकती है। बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हो जाता है साथ साथ, तो उसकी वजह से वहां पे क्या डेवलप होने लग जाते हैं? सीड डेवलप होने लग जाते हैं, और जो डेवलपिंग सीड होते हैं ना फ्रूट के अंदर, वो फिर बाद में जब
लार्वास निकलते हैं उसके एग में से, तो उन लार्वास को इजीली फूड भी अवेलेबल हो जाता है। तो जहाँ पे वैस्प जो है उसके लिए पॉलिनेशन का काम करती है, कहीं पे जो डेवलपिंग फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो उनका नरिशमेंट करते हैं लार्वा का, और दोनों एक दूसरे के साथ जो है स्टिकली एसोसिएटेड है। ठीक बेटे, लास्ट पे आ गए हम चैप्टर के लास्ट में, एंड दैट आर ऑर्किड्स। तो कहते हैं कि ऑर्किड्स की हमें न्यूमरस स्पीशीज नजर आती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये न्यूमरस स्पीशीज जो है ऑर्किड्स की, वो किसकी वजह से है, तो उसमें उसने बताया है कि इनके अंदर जनरली कौन सी पॉलिनेशन होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के बीज है, बबल बीज है, इंसेक्ट है, उनके पॉलिनेटर्स हैं। और ऑर्किड्स जो है वो क्या करते हैं, उनको जो है किसी ना किसी तरीके से रिवार्ड्स जो है वो ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल केस लिया है मेडिटेरियन ऑर्किड का। ठीक है, ऑफर्स के बारे में बताया हुआ है कि वो पॉलिनेशन जो है उसके अंदर किस तरीके से होती है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल एडिसीड। तो वन पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का एक पेटल जो है वो उसके अंदर पॉलिनेशन के लिए जो यहाँ पे बी आती है उसी की तरह का होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। देखो पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो मेल बी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, और उस वजह से जो है वो, ठीक है, सिर्फ एक तरह का उसके अंदर मिसकंसेप्शन है, वो सूडो पॉलिनेट करती है और उसके साथ साथ ही पोलन्स जो उसकी बॉडी के साथ चिपके हुए होते हैं वो इजीली उसमें डस्ट कर जाती है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सपोज करिए कि अगर इस तरह की जो मेडिटेरियन आउटवेस्ट जो है अपनी स्पीशीज जो है उसमें किसी तरह की प्लांट की स्पीशीज में चेंजेस आ जाए, या फिर उसमें पॉलिनेट करने वाली जो है इंसेक्ट उसके अंदर अगर चेंजेस आ जाए, तो उस केस में वो कहते हैं कि कोई भी एक स्पीशीज में चेंजेस आने से दूसरे स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए स्पीशीज जो हमको अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, तो सच स्पीशीज दे आर को इवॉल्व्ड विद ईच अदर। ओके बेटा, तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। गो थ्रू द चैप्टर, अच्छे से पढ़िए, और जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे नहीं होना है, अच्छे से उसका जवाब दें आप। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो लास्ट मूवमेंट है, पेपर आने वाले हैं, लास्ट मूवमेंट है, तो आप सवाल का जवाब बिल्कुल सही तरीके से कॉन्फिडेंटली दें, और कॉन्फिडेंटली आप तभी दे पाएंगे जब आप पढ़ के आएंगे। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल का काम साथ साथ करते रहें। प्रैक्टिकल जो है वो किसी भी समय डेट आ सकती है प्रैक्टिकल की। मेरे पास सिर्फ 6 से 7 एक्सपेरिमेंट है, एंड आई हैव डिस्कस्ड विद अर्जुन सर आल्सो रिगार्डिंग द टाइम टेबल। व्हाट ही सेड ही इज मेकिंग करेक्शन इन द टाइम टेबल ऑफ अदर टीचर्स। उसके बाद वो हमारे 2 पीरियड जो है उसको साथ साथ कर देंगे, पर उससे पहले उन्होंने ये बोला है कि जिस दिन हमारे बायो के 2 पीरियड आ रहे हैं ना, आ रहे हैं किसी दिन आ रहे हैं, शायद मंडे को, कौन से दिन, मंडे को 2 पीरियड आ रहे हैं, उस दिन बेटा उस दिन हम स्टडी नहीं करेंगे। उस दिन हम एक एक्सपेरिमेंट एक पीरियड में करके फिर नेक्स्ट पीरियड जब आएगा तो पुराने एक्सपेरिमेंट की तुम ऑब्जर्वेशन ले लेना और अगला एक्सपेरिमेंट कर लेना, ऐसे करके। तो सिर्फ हमारे पास 5 से 6 एक्सपेरिमेंट है जो हमें करने के लिए आएंगे। तो अगर 2-3 बार भी हमें इस तरह से टाइम मिल जाता तो वी कैन इजीली डू दैट। पता लग गया? तुम्हें काम इसलिए भेजा जा रहा है ताकि तुम्हारी फाइल जो है वो साथ साथ तैयार हो जाए, और एकदम से ऐसे ना हो कि ये क्या हो गया, ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल होने हैं, कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि प्रैक्टिकल नहीं होने, प्रैक्टिकल होने हैं, उससे रिलेटेड सर्कुलर आ चुका है। तो इसीलिए तुम्हें मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा काम भेज रही हूँ। कल मैंने तुम्हें डिजीज स्पेसिमेन सारे भेज दिए थे, स्लाइड्स का मैंने सारा वर्क भेजा है आपको। टेस्टिस, ओवरी, प्लास्टुला, इसको सेक्शन बी के अंदर बनाए आप, और एक आपको भेजा था स्कैरिस के बारे में ना, और क्या भेजा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, ये वाला, क्योंकि एक फ्लावर इसमें से रखेंगे। तो ये लिखने में कितना टाइम लग रहा है, ये तो बोला 1 दिन में सारा काम कर लो। 2-2 भी कर रहे हो अगर एक्सपेरिमेंट 1 दिन में लिख के, तो तुम्हें मुश्किल से 2 से 3 दिन लग रहे हैं। अपनी फाइल कंप्लीट करके रखो, फिर तुम्हारे ऊपर केमिस्ट्री फिजिक्स वालों ने भी प्रेशर डालना लग जाना है। तो इसलिए जो भी तुम्हें अभी कोई छुट्टी मिलती है, संडे को बैठ के फटाफट करके सारे एक्सपेरिमेंट काम खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बर्डन रहेगा। बीच में तुम्हारी प्री शुरू कर देंगे, ये सेकंड वाले बीच में प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, तो आप बदल जाएंगे पूरी तरह से।